जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, अभी तक जितनी भी सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई की शिफ्ट हो चुकी हैं, उन सभी शिफ्ट्स के आधार पर साथियों एक ये प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 क्वेश्चंस का। साथियों, ये 20 क्वेश्चंस आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे अगर आपकी अभी परीक्षा नहीं हुई है सीआरपीएफ की और आने वाले समय में होने वाली है। तो आप सभी की साथियों किस्मत बहुत ही अच्छी है क्योंकि आपको परीक्षा से पहले ये वीडियो आप तक पहुंच गई है। तो साथियों 20 क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखेंगे और इन क्वेश्चन से संबंधित जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही खासा होगी, क्योंकि प्रश्न बनेंगे साथियों तो इसी क्लास से प्रश्न बनेंगे। बहुत ही फायदा आपको महसूस होगा परीक्षा वाले दिन इस क्लास से। तो पूरी क्लास को साथियों एंड तक देखना है अगर आपको सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई में सिलेक्शन लेना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और पहले प्रश्न का आप लोग उत्तर बता दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है या नारा क्या है। तो अगर बात करें भारत में जो सबसे पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, वो 1872 में हुई थी। ठीक है, अच्छा किसके समय में हुई थी, किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत में पहली नियमित जनगणना हुई है, नियमित जनगणना कब हुई थी, तो वो तो 1881 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए साथियों कि भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई, जातिगत जनगणना जो हुई है वो कब हुई है, 1931 में हुई है। ये 5 से 6 बातें आप लोग ने अगर याद रख ली तो साथियों जनगणना से प्रश्न बनेगा, इसी में से बनेगा। ठीक है, यहां पर अब हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा। यानी कि 15वीं जनगणना 2011 में जो हुई थी, इसका वाक्य या नारा क्या था साथियों, आदर्श तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। अब उसके बाद देखिए कि भारत की प्रथम स्वदेशी नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें जो भारत की पहली स्वदेशी नाभिकीय पनडुब्बी है उसका नाम साथियों क्या है, आईएनएस अरिहंत है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है भाई, आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस अरिहंत की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, दुश्मन को नष्ट करने वाला इसका मतलब होता है। इस पनडुब्बी की अगर बात करें तो यह जल में भी साथियों चलती है, थल में भी और आकाश में भी, यानी कि हर जगह ये हमला कर सकती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले 2 नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस आप सभी लोग जानते होंगे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। आपसे साथियों और जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि और भी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती कि जो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1970 से इस दिवस को मनाना शुरू किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहां पर अगर कलिंग की बात करें साथियों तो जो कलिंग को जीता था, किसने जीता था, अशोक ने जीता था। पहली बात आपको ध्यान रखना है। जो उसके 13वें यानी कि 14 शिलालेख जो उसके थे, 13वें शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है, अशोक के कलिंग पर विजय की जानकारी मिलती है। ये कलिंग का मतलब क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ओडिशा आपने राज्य सुना होगा, तो इसी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, कलिंग कहा जाता था। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार की साथियों बात करें तो साथियों ये तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान संचार के क्षेत्र में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये पूछा जाए कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो ये पुरस्कार जो देना शुरू किया गया वो 1952 से देना शुरू किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों जो कलिंग पुरस्कार फाउंडेशन है, आपसे पूछा जाएगा कि कलिंग पुरस्कार फाउंडेशन के संस्थापक कौन है ये बताइए। तो बीजू पटनायक का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों बात करें इस पुरस्कार के बारे में, आपको एक बात बता दूं कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए साथियों यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को ये पुरस्कार देता है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ साथियों, जितने क्वेश्चंस करेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, यानी कि साथियों बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी और कई सारी चीजें आप लोग देखोगे कि इस क्लास से आपको परीक्षा में डिक्टो देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं प्रश्न भी करवा रहा हूं और उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, 5वें नंबर का प्रश्न है कि इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी साथियों, 1966 में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। अगर मैं आपको यहां पर बात बताऊं, इंडियन प्रेस काउंसिल का मतलब होता है भारतीय प्रेस परिषद। तो भारतीय प्रेस परिषद को एक बार समाप्त भी किया गया था, कब, 1975 में भारतीय प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। क्यों, आपातकाल लग गया था, आपातकाल के दौरान भारतीय प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। फिर लगभग बात करें 4 साल बाद यानी कि 1979 में जब आपातकाल हट गया, उसको दोबारा से इसकी स्थापना कर दी गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडियन प्रेस काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 6ठे नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि क्रिकेट पिच पर जो पॉपिंग क्रीज होती है और जो स्टंप होते हैं, इनके बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही कितनी होती है। तो साथियों इनके बीच की दूरी जो होती है वो 4 फीट की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो गेंद होती है, गेंद की परिधि कितनी होती है, तो गेंद की परिधि साथियों 22.4 सेंटीमीटर होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर क्रिकेट के बल्ले की लंबाई की बात करें तो 38 इंच होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 4.25 इंच होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर क्रिकेट के पिच की साथियों बात करें तो 22 गज की इसकी पिच होती है। अगर मीटर की बात करें तो लगभग 20 मीटर की इसकी पिच होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बताना है आपको राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि 100 वतन पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए। तो 100 वतन की बात करें मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है, पहली बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अगर साथियों बात करें 100 वतन कह लो, 100 वतन कह लो या 100 वतन कह लो, बात एक ही है। 100 वतन का मतलब होता है देश का दर्द, ठीक है, मतलब आपको पता चल गया। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा ये लिखित। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत राय किसका नाम था, ये मुंशी प्रेमचंद्र का ही नाम था वास्तविक वाला, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ये वैसे हिंदी भी आपके पास आएगी, तो मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित मुझे कुछ रचनाएं याद आ गई, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि बात करें गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। गबन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। रंगभूमि की बात करें, कर्मभूमि की बात करें, ये सारी की सारी किसकी, मुंशी प्रेमचंद्र की। उसके अलावा सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, निर्मला है, शतरंज खिलाड़ी है, ये सारी की सारी किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें अगर महादेवी वर्मा की, तो यामा किसकी रचना है, यामा के लिए तो भाई इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दीपशिखा की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना, ये बात आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन भाई, इस क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपका क्या है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है। अगर बात करें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, पहली बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान साथियों कहां पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहां पर स्थित है, तो साथियों ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है, तो भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में स्थित है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है। ये 4 से 5 जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे अगर आपको सीआरपीएफ का पेपर निकालना है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, देखिए साथियों अगर बात करें उबेर कप जो है वो कौन से खेल में दिया जाता है, तो बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। महिला बैडमिंटन के खेल में उबेर कप दिया जाता है, पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर उसके बाद बात करें कि बैडमिंटन के खेल में साथियों और कौन कौन से कप दिए जाते हैं, तो अग्रवाल कप बैडमिंटन में ही दिया जाता है। उसके अलावा सोफिया कप, थॉमस कप, ये सारे किस में दिए जाते हैं, ये सारे के सारे बैडमिंटन में ही दिए जाते हैं। उसके अलावा बात करें अगर बास्केटबॉल में कौन कौन से कप दिए जाते हैं, तो विलियम जोन्स कप,
बास्केटबॉल में दिया जाता है, नेहरू कप बास्केटबॉल में दिया जाता है। अगर हॉकी की बात करें तो बेगम हजरत महल कप किसके दिया जाता है, हॉकी के खेल में दिया जाता है। उसके अलावा साथियों बात करें आशुतोष मुखर्जी कप किस में दिया जाता है, तो हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो किसे संशोधित नहीं किया जा सकता साथियों, ईपी रोम को संशोधित नहीं किया जाता। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। तो जो 2000 के नोट पर साथियों क्या छपा है, मंगलयान छपा हुआ, ये क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम ये साथियों दर्शाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पूछा जा रहा है अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आप लोग एक बार याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न कि विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ज्यादा ऊर्जा सक्षम शहर की अगर बात करें साथियों तो ये रेकजाविक है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, रेकजाविक होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें रेकजाविक ये क्या है, तो ये आइसलैंड की राजधानी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें विश्व की सबसे पुरानी संसद का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये रेकजाविक में ही स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थे साथियों 20 क्वेश्चंस किसके एग्जाम के लिए, ठीक है HCM के लिए और ASI के लिए। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं ये क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार से साथियों आपकी तैयारी चलती रहेगी। हर एक एग्जाम की जो भी एग्जाम्स लगे हुए हैं अभी उन सभी के लिए क्लासेस आपको सिलेक्शनपुर चैनल उपलब्ध कराएगा बिल्कुल निःशुल्क में। और ये चैनल साथियों इस चैनल की मदद से आप बिल्कुल अपना एक अंतिम सिलेक्शन ले पाएंगे बिल्कुल निःशुल्क, आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए तो बस आपका सपोर्ट बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन एक है उसमें प्यारा सा कमेंट कर देंगे जिससे हमको ऊर्जा साथियों प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।